हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश बरोड़। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने हिंदी व्याकरण की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ा था। जिसके अंतर्गत और हमने क्या पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा था। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जहाँ से आज हमारी क्लास प्रारंभ होगी वहाँ से हिंदी व्याकरण वैसे पढ़ी, वो तो सामान्य परिचय था, परंतु मुख्य रूप से आज से क्या होगी, हिंदी व्याकरण प्रारंभ होगी। आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी हमने पढ़ लिया था, व्याकरण हमने पढ़ लिया था। हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी पढ़ ली थी और व्याकरण शब्द कैसे बना था उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करते हैं व्याकरण। क्या नाम है? हिंदी व्याकरण। क्या नाम है? हिंदी व्याकरण। किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण? किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण? किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण? देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मतलब व्याकरण भली भांति समझना। हिंदी मतलब हिंदी भाषा को भली भांति समझने के लिए जिस ग्रंथ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। और वही उर्दू भाषा के लिए उर्दू वाले हुए। ठीक है, अब देखो हिंदी व्याकरण है, इसको सामान्यतः हम कितने भागों में बांटते हैं? हिंदी व्याकरण है, उसको सामान्यतः हम कितने भागों में बांटते हैं? इसके लिए हिंदी व्याकरण को सामान्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। हिंदी व्याकरण को हम सामान्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं हिंदी व्याकरण को? हिंदी व्याकरण को सामान्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग है? पहला कौन सा है? वर्ण विचार। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा कौन सा है? इसी के अंदर तीसरा है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। क्या होता है वर्ण विचार, क्या होता है शब्द विचार और क्या होता है वाक्य विचार? शब्द विचार, वर्ण विचार हमने पढ़ा था। वर्ण के बारे में हमने पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित पूछे तो वर्ण। उसके बाद है भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य, और अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको शब्द बताना है। अब वर्ण विचार होते हैं। वर्ण विचार है, इस वर्ण विचार को हम कितने भागों में बांटते हैं? इसी वर्ण विचार को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला होता है हमारे पास स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है हमारे पास? दूसरा हमारे पास व्यंजन होता है। पहला क्या होता है? स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। अब वर्ण विचार पढ़ने के बाद शब्द विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ने के बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। स्वर और व्यंजन का सबसे पहले लिखते हैं वाक्य विचार। सबसे पहले वाक्य विचार यहां लिखते हैं, वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। वर्ण विचार से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। और अधिक क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण।
भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं गिनते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ राम नाम लिख देता हूँ, राम नाम लिख देता हूँ, इसमें वर्ण है। अब मैं इसका प्रमुख शुद्ध वर्ण देखेंगे तो इसमें देखो मैं विभाजन दो प्रकार से कर सकता हूँ। देखो रा धन मैं, ये विभाजन मैंने रा धन मैं विभाजन कर दिया। और दूसरा मैंने विभाजन कर दिया, इसी चीज का विभाजन कर दिया, रे धन आ धन मैं धन है। अब देखो मैंने इसका विभाजन किया, इसका टुकड़ा हो रहा है, पर है वर्ण है, टुकड़ा हो रहा है, और अधिक टुकड़े नहीं कर। अब मैंने इसका तो हो गया टुकड़ा, परंतु इसका और भी टुकड़ा हम कर सकते हैं। रा का किया हमने, रे धन आ किया, मैं का कर दिया मैं धन ए किया। इसी प्रकार मतलब जिसके और अधिक टुकड़े अंत में जाकर, अब इसका ए का टुकड़ा नहीं हो सकता, इस मैं का टुकड़ा नहीं होता, इस आ का टुकड़ा नहीं हो सकता, इस रे का टुकड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे मैं लिखो तो लिख लेना भली, जैसे मैं क पे ए आ, मतलब जितने भी वर्ण है वो सब आदि, ठीक है, जितने भी वर्ण आते हैं वो सब आदि। अब हम वर्ण विचार, वर्ण को कितने भागों में बांटेंगे? वर्ण को हम समझना था कितने भागों में बांटा था? पहले 2 भागों में बांटा था। वर्ण को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। वर्ण को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। किन किन 2 भागों में बांटा था? मैं लिखता हूँ वर्ण को मैं कितने भागों में बांटता हूँ? 2 भागों में। मैं वर्ण को कितने भागों में बांटता हूँ? 2 भागों में। कितने भागों में बांटता हूँ? 2 भागों में। पहला मेरे पास है स्वर, पहला मेरे पास क्या है? स्वर। पहला क्या है मेरे पास? स्वर। और दूसरा मेरे पास क्या है? व्यंजन। दूसरा मेरे पास क्या है? व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन, व्यंजन को और स्वर को हम कितने भागों में बांटेंगे वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर को हम बांटते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। पहला इसी के अंदर हमारे पास क्या है? प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर पहले हम इसकी बना लेते हैं। प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा। प्रयत्न विधि क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा जब एक एक टॉपिक लेके चलेंगे तब। प्रयत्न विधि के आधार पर तो पहला है, प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? पहला समावधि के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर हो गया, उसके ओष्ठाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर, और एक और कौन सा रहेगा? एक रह गया जीवा के आधार पर। अब हम प्रत्येक चीज को एक एक लेके पढ़ते हैं, एक एक चीज लेके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमारा आता है यानी मात्रा अवधि। हम क्या लिख सकते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? उच्चारण। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? उच्चारण लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं मात्रा लिख सकते हैं। इसी को हम काल लिख सकते हैं के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार, काल समय हो गया, अब उच्चारण हो सकता है, मात्रा हो सकता है, काल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? उच्चारण या मात्रा दोनों में से कुछ भी हो। अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर, के आधार पर, उच्चारण या अवधि के आधार पर। इनको हम सामान्यतः कितने भागों में बांटे हैं? 2। सामान्यतः 2 भागों में। कौन कौन सा? लघु वर्ण या लघु स्वर, और दूसरा है हमारे पास दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसी के अंदर दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा कौन सा है? ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा कौन सा है? ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब ओष्ठाकृति के होठ के आकार के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? होठ के आकार के आधार पर हम बात करेंगे वृत्ताकार। पहला कौन सा है? वृत्ताकार, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? अवृत्ताकार। सामान्य रूप से जब बोलते समय होठ की आकृति कैसे हो जाती है? गोल हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। और अगर होठ की आकृति गोल नहीं होती उसे अवृत्ताकार कहते हैं।
अब इधर एक बार आता है। अब इधर भी क्या है, हम व्यंजन को भी बांटते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। क्या होती है प्रयत्न विधि, वो विस्तार से हम बताएंगे। प्रयत्न विधि के आधार पर, 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 प्रयत्न विधि के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, इसी के अंदर हम पहला पढ़ेंगे जीवा या अन्य, जीवा या अन्य, जीवा या अन्य अवयव जीवा या अन्य अवयव के द्वारा, जीवा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर, आधार पर, आधार पर, मतलब जो वाग्य यंत्र होते हैं उनके आधार पर बात करेंगे। वाग्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, वाग्य यंत्र, उसके बारे में बात करेंगे। और मतलब उनके उच्चारण में सांस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका सबसे पहले हमारे पास होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन सा होता है, स्पर्शी व्यंजन। कौन सा होता है, स्पर्शी व्यंजन। इसी के अंदर स्पर्शी, एक स्पर्शी जोड़ो, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श स्पर्श संघर्षी। और इसी के अंदर तीसरा आता है, इसी के अंदर तीसरा आता है स्पर्शी हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया। उसके बाद आता है संघर्षी, संघर्षी क्या होता है, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, ठीक है। और उसके बाद में उसी के अंदर चौथा आता है नासिके। कौन सा होता है, नासिके। उसी के बाद अगला आता है पांचवा, नासिके के बाद में आता है, नासिके के बाद में आता है उत्क्षिप्त। कौन सा होता है, उत्क्षिप्त। कौन से व्यंजन उत्क्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर आता है उत्क्षिप्त के मतलब प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित। कौन सा वर्ण है जो प्रकंपित की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है सातवां, उसके बाद आता है हमारे पास सातवां आता है पार्श्विक। कौन सा होता है, पार्श्विक। कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास आठवां, पार्श्विक के बाद में हमारे पास आठवां व्यंजन आता है जिसका नाम होता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन कौन सा होता है, संघर्षहीन व्यंजन। उसके बारे में हम भी बात करेंगे। संघर्षहीन व्यंजन, जीवा या एक बार देख ले, प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा गया। उच्चारण विधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर 2 भाग, ओष्ठाकृति के आधार पर 2, जीवा के आधार पर 3, मुखाकृति के आधार पर 4, मुखाकृति के आधार पर कितने 4, और नासिका के आधार पर कितने होते हैं 2। मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरित होते हैं, अर्ध स्वरित होते हैं, विवृत होते हैं और अर्ध विवृत होते हैं। उसी के बाद इधर आते हैं। इधर आने के बाद हम पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। इसी को पहला भाग है, इसी में पहला है कौन सा, जीवा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर। इसी के अंदर हम 8 भाग पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है, स्पर्शी, संघर्षी, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षहीन। और कौन सा होता है, संघर्षहीन के बाद में होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, नासिके व्यंजन, ये सब होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। इसी के अंदर स्वर के अंदर तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा है,
जीवा के आधार पर। तीसरा कौन सा है? जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्रस्वर। पहला कौन सा होता है? अग्रस्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। और इसी के अंदर तीसरा आता है पश्च स्वर। तीसरा कौन सा होता है? पश्च स्वर। कौन से अग्र होते हैं, कौन से मध्य होते हैं? जो जीवा के आगे के भाग से बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं। जो जीवा के मध्य भाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और जो जीवा के पश्च यानी पीछे के भाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। उसके बाद चौथा है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर यानी मुख की आकृति के आधार पर। इसी के अंदर हम पहला देखेंगे संवृत। कौन सा स्वर होता है? संवृत स्वर। संवृत स्वर। और इसी के अंदर हम दूसरा देखेंगे अर्ध संवृत। कौन सा होता है? अर्ध संवृत। दूसरा कौन सा होता है? अर्ध संवृत। इसी के अंदर हम तीसरा पढ़ेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर। और इसी के अंदर हम चौथा पढ़ेंगे अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? किसे कहते हैं? मतलब इनका जब उच्चारण करेंगे तो मुख की आकृति क्या यानी मुंह की आकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। स्वरित को बोलेंगे तो अलग होगी, अर्ध स्वरित को बोलेंगे तो अलग होगी, विवृत को बोलेंगे तो क्या होगा? अलग होगी। और अर्ध विवृत को बोलेंगे तो उसकी आकृति अलग होगी। उसके बाद आगे है उसके बाद एक और यहाँ रहता नस्ब, वो आगे वाली स्लाइड में करेंगे। ठीक है। अब व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन की है, हमने पढ़ा था जीवा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के आधार पर। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रतन के आधार पर। और इसी को क्या कहते हैं? बाह्य प्रतन के आधार पर। उससे पहले एक है स्वर तंत्रिका के आधार पर। इसी के अंदर हमने दूसरा कौन सा पढ़ा है? स्वर तंत्रिका के आधार पर। इसी के अंदर हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? स्वर तंत्रिका के आधार पर। स्वर तंत्रिका के आधार पर मतलब जो स्वर की जो तंत्रिका होती है उसके आधार पर हम स्वर को पढ़ेंगे। सामान्यतः कितने भागों में उनके कितने भाग होते हैं? पहला होता है अघोष, दूसरा होता है घोष। पहला होता है अघोष। पहला कौन सा होता है? अघोष। अघोष। और दूसरा कौन सा होता है? घोष। दूसरा कौन सा होता है? घोष। किसे कहते हैं? अघोष। किसे कहते हैं? घोष। उसके बाद में है अघोष के बाद में घोष। याद करेंगे सबसे बढ़िया 1 2 यार है 3 से का प्यार है। 1 2 यार है 3 से का प्यार है अघोष। ठीक है। घोष के भी बताएंगे जब विस्तार से बात नहीं है। उसी के अंदर हम तीसरा पढ़ेंगे बाह्य प्रतन के आधार पर। बाह्य प्रतन के आधार पर और इसे प्राण वायु के आधार पर। इसे क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर मतलब प्राण वायु के आधार पर मतलब जब इनका उच्चारण करेंगे तो एक में मात्रा क्या लगेगी? जब उच्चारण करेंगे तो एक में समय कम लगेगा और एक में क्या होगा? समय बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब श्वास की मात्रा जब प्राण वायु मतलब इनको जब उच्चारण करेंगे तो श्वास क्या एक में तो क्या होगा? कम होगा, एक में ज्यादा होगा। जैसे अल्प प्राण। पहला कौन सा है? अल्प प्राण। पहला कौन सा है? अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक बार और देख लेते हैं। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चात स्वर। मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। और इसके बाद में इधर कौन सा है? स्वर तंत्रिका के आधार पर अघोष और घोष। उसके बाद है प्राणवायु के आधार पर या बाह्य प्रतन के आधार पर। इन्हें हम एक को लिख सकते हैं प्राणवायु के आधार पर, ऑब्लिक लगा के लिखना बाह्य प्रतन के आधार पर।
ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद देखते हैं वही स्वर है, वही क्या है, स्वर है, वही क्या है, स्वर है, वही स्वर है। जो पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। दूसरा कौन सा था हमारे पास, व्यंजन, दूसरा था व्यंजन। अब इसमें क्या करना है कि इसमें स्वर को हमने पढ़ लिया, 4 भाग पढ़ लिए थे। 5वां भाग कौन सा है, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर। इसमें पहला है निर्नुनासिक, इसमें अंतिम है, ठीक है। 5वां निर्नुनासिक। कौन सा है, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। और इसी के अंदर दूसरा कौन सा है, अनुनासिक। कौन सा है, अनुनासिक। अनुनासिक जिसे एक इसे अनुनासिक कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, सानुनासिक। सानुनासिक, ठीक है ना, सानुनासिक स्वर। अब इधर व्यंजन के अंदर बात करें, हमने प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों को पढ़ लिया था। कितने प्रकार थे, 3 थे। कौन सा, जीवा या अन्य अवयव द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर, और उसी के अंदर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद स्वर तंत्रिका के आधार पर, और उसके बाद तीसरा था बाह्य प्रयत्न के आधार पर, या इसे ही क्या कहते हैं, प्राणवायु के आधार पर। अब इसके बाद यहाँ इधर पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसी का दूसरा था, पहला हमने प्रयत्न विधि के आधार पर, इसी के अंदर हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा था, इसी के अंदर पहला दूसरा था उच्चारण स्थान के आधार पर, 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 उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं तो पहला क्या आता है, पहला आता है कि मतलब जो उच्चारण स्थान होते हैं उसके अनुसार बताना है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे अकुव विसर्जनम कंठ के वर्ग का इच्युष्णाम तालु ऋतुषणाम मुदाल नृतुलसनाम दंत उद्मान्यम अष्टे यम अंगणम नासिका च। इस प्रकार क्या है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे पहले हम बात करेंगे कंठे, क्या बात करेंगे, कंठे का। दूसरा किसका बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे तालु का। दूसरा किसका, तालु का। तीसरा कौन सा है, ऋतुषणाम इच्युष्णाम तालु ऋतुषणाम मूर्धा, ऋतुषणाम मूर्धा। और चौथा है लृतुलसनाम दंत, लृतुलसनाम दंत। उसके बाद 5वां है लृतुलसनाम दंत, और उसके बाद में 5 है उपध्मान्यम ओष्ठ, उपध्मान्यम ओष्ठ है। उसके बाद 6 नंबर है नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन। उसके बाद 7 नंबर है नासिक के बाद में 7 नंबर पढ़ेंगे। नासिक के बाद में पढ़ेंगे हम, सॉरी नासिक नहीं, इसमें नासिक नहीं हुआ। देखो कंठा हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, दंता हो गया, ओष्ठ हो गया। ओष्ठ के बाद हम पढ़ेंगे दंतोष्ठ। क्या पढ़ेंगे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। कौन सा पढ़ेंगे, दंतोष्ठ यानी दंत और होठ। उसके बाद में ओष्ठ दंतोष्ठ हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे कंठ और तालु। उसके बाद क्या, कौन सा उच्चारण होगा उसका, कंठ और तालु। उसके बाद 8वां है कंठ तालु के बाद में 8वां स्थान कौन सा है, कंठ तालु के बाद में कंठोष्ठ, कंठ और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ लिख सकते हो। कंठोष्ठ यानी दांत और किसका होगा, होठ। दांत और दंत यानी दांत और ओष्ठ यानी होठ। वहीं इसी के अंदर एक कंठ होगा और एक क्या होगा, ओष्ठ। मतलब कंठ और होठ की सहयोग से बोला जाएगा। उसके बाद 8वें के बाद में 9वां पढ़ेंगे। 9वां पढ़े वकारास्य दंतोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे वर्त से, वर्त से। कौन सा होता है, वर्त से व्यंजन,
उसके बाद होता है अगला 10 नंबर आता है काकल्य। काकल्य काकल्य कौन सा होता है? काकल्य। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, कंठ तालु हो गया और कंठोष्ठ हो गया। और उसके बाद में एक और है, कंठोष्ठ के बाद में वत्सरी हो गया, वत्सरी के बाद में काकल्य हो गया, काकल्य के बाद में नासिका के आधार पर हमने पढ़ा था निनुनासिक, अनुनासिक और उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था हमने 10 भाग। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, वत्स, काकल्य। या इसे अलिजीवा और कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अलिजीवा, अलिजीवा, इसे अलिजीवा भी कहा जाता है। तो मतलब इस प्रकार के उच्चारण है। उसके बाद हम कल के क्लास में एक एक टॉपिक यानी एक एक बिंदु लेकर चलेंगे। जैसे वर्ण विचार का कौन सा है, जिसमें हमने पढ़ा था वर्ण विचार के अंदर पढ़े थे ना कि शब्द, जिसके अंतर्गत हमने ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर वो सब पढ़े थे। उसी क्लास को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे और अपनी क्लास को एक एक करते हुए क्या करते हैं, अंत तक चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।